Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. So everyone मेरी डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही हैं. डिटेल कोर्स चल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर. आज सुबह इसकी 11 बजे क्लास है. इसके बाद मेरी आईआर की क्लास है 1 PM और कंपैरेटिव क्लासेस मेरी 9 PM होती हैं. जो ये इंटरनेशनल रिलेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला जो ये कोर्स है, तो ये क्या होता है, ये अल्टरनेट डेज पर होता है. ठीक है, जैसे कि आज अगर आप देखो तो आज आईआर है, तो देन परसों होगी, है ना, 12 के बाद 14 को. तो इसी तरह से मैंने ये रखा हुआ है. स्पेशल क्लासेस मेरी डेली होती हैं. क्विक डिस्कशन हो रहा है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर 4 PM डेली. एंड प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट वीकली. फुल मॉक टेस्ट हो रहे हैं, यूनिट बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं. आप लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा. एक चीज़ मैं और आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, 2 मिनट रुकना बस. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल हो जाता है. अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अन अकेडमी पे काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए. मैं आप लोगों को पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ. तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं. इसके अलावा जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए. ठीक है, अभी स्कॉलरशिप के लिए आया हुआ है आप लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप वाला. ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसकी स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताना चाहूँगी. और स्कॉलरशिप अगर आप ये फ्री टेस्ट होगा, ठीक है, और ये कब होगा, ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी. 2 मिनट रुकिए बस. ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, अगर आप इसमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलेंगे. ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हो तो मैंने वहाँ पर दिया हुआ है. आई डोंट नो आप लोग वहाँ पर आपने देखा या नहीं. ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वेट. ठीक है, बस एक बार ये ठीक है, तो मैंने भी कर दिया है. अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सो प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं. आप लोगों को यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का मिल जाता है. अगर आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो. ठीक है, तो यूज़ करना कोड मीनाक्षी लाइव, तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो आइकॉनिक ले सकते हो. इसमें आपको स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल जाता है, रोड ब्लॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर रोड मैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और आप स्टेब्लिश कर पाते हो कमांड अपने सब्जेक्ट में. सबसे बेस्ट जो कोर्स, सबसे बेस्ट जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है. थोड़ा सा आप लोगों को महंगा पड़ता है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. आप देख रहे हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगी, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेंगे, पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, वीकली रिव्यू, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मेटेरियल. ठीक है, तो यूज़ करो कोड मीनाक्षी लाइव जब भी आप अन अकेडमी पे आते हो. तो यहाँ पर दिख सकते हो आप लोग. मेरा ना एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है यहाँ पर. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज मीनाक्षी सिंह. और चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं आप लोगों को इग्नू के एमसीक्यूज करवा रही थी, है ना, और मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था, होमवर्क वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं. तो होमवर्क वाला क्वेश्चन था कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इसका ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था. इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज अ करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा. अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पर. अच्छा, ठीक है, मैं आपको स्कॉलरशिप का अभी बता दूंगी. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो सेकंड जो है वो बी रिसर्च मैथडोलॉजी है. कुछ इसी तरीके का पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा.
ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिएबिलिटी। तो फॉल्सिफिएबिलिटी से रिलेटेड कौन है, यानी देखो कॉन्सेप्ट जो है फॉल्सिफिकेशन भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन क्या कहता है, अगर मान लो एक थ्योरी है वो बोलती है कि सारे हंस कैसे होते हैं, सफेद ही होते हैं, लेकिन मान लो अगर किसी ने ब्लैक हंस देख लिया है ना, तो वो तो थ्योरी गलत हो जाएगी ना, थ्योरी वो गलत हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्सिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था कार्ल पॉपर ने। किसने दिया था, कार्ल पॉपर ने दिया था। तो कार्ल पॉपर जो है बेसिकली वही ये बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये कौन थे आपके, ये थे आपके कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलो फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है, एनिमीज वाली बुक है इनकी, है ना, एनिमीज। तो एनिमीज वाली बुक इनकी, ये याद रखना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कहता है कि मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन इज अ एग्जांपल ऑफ, यानी हिंदी में कहते हैं इसको, अगर मान लो सामान्य कथन से खास अवलोकन करना, यानी सामान्य से, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं हम उसे, है ना, अगर हम जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, अगर हम जनरल से स्पेसिफिक जा रहे हैं तो वो क्रिटिकल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव कहलाएगी रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव रीजनिंग। अब आप लोगों को पता ही है, या इसलिए इंडक्टिव होगा या डिडक्टिव होगा, बताओ क्या होगा। जनरल टू जब हम स्पेसिफिक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, देखो सुनो मेरी बात, देखो जब हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं ना, तो वो कहलाता है आप लोगों का क्या, हम जनरल से किसकी तरफ जा रहे हैं, आप इसे पर्टिकुलर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पर्टिकुलर। ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर भी बोल सकते हो। यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा है मैंने, इसीलिए स्पेसिफिक लिख दिया। अगर हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, यानी हम प्लेटो की तरफ जा रहे हैं, अगर हम प्लेटो की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या होगा, ये होगा डिडक्टिव। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्लेटो से जनरल की तरफ आ रहा है, यानी पर्टिकुलर से, अगर हम इसका उल्टा कर दें, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ अगर कोई जाता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडक्टिव। वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव कहलाएगा। पर्टिकुलर टू जनरल जब हम आते हैं तो वो हो जाता है इंडक्टिव, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। यानी कि जनरल स्टेटमेंट से अगर हम स्पेसिफिक पर जाते हैं तो वो हो जाता है आप लोगों का डिडक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिडक्टिव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, जनरल टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्या होगा, एक सामान्य कथन से अगर हम खास अवलोकन करना है तो ये निगमनात्मक होगा, है ना, और अगर हम खास अवलोकन खास अवलोकन करके फिर हम सामान्य की तरफ चलते हैं तो वो आगमनात्मक होगा, है ना, इंडक्टिव होगा। चलो ये क्वेश्चन है आपका कि द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन किसकी बुक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये किसकी बुक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा थॉमस कुन। कौन हो जाएंगे, थॉमस कुन। अब देखो थॉमस कुन से आपको क्या क्या याद रखना है। अब ये जो थॉमस कुन है ये काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। अब मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के इसी मंथ एग्जाम है, तो पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराने की, और इसी यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, सो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, इसी यूट्यूब वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी लास्ट में उसका आंसर भी करना है। अगर आप आंसर करोगे तो आप लोगों को काफी सारी चीजें पता चलेंगी। देखो थॉमस कुन से आपको याद रखना है पैराडिज्म शिफ्ट। ये पैराडिज्म शिफ्ट पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, पैराडिज्म शिफ्ट इनका है। ठीक है, इन्होंने पैराडिज्म शिफ्ट पर बात की थी। इन्होंने नॉर्मल साइंस पर बात की थी। ये किस पर बात करते हैं, नॉर्मल साइंस पर बात करते हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है फिलॉसफी ऑफ साइंस, तो वो भी आपको याद रखनी है। क्या है, फिलॉसफी ऑफ साइंस, है ना। तो फिलॉसफी ऑफ साइंस जो है इनकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ साइंस इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद अगर आप देखो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो इनकी है ही है इंपॉर्टेंट, किसकी, ये वाली बुक, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। तो जो थॉमस कुन है ना, थॉमस कुन जो है बेटा, थॉमस कुन का टाइम पीरियड रहा था 1922 से लेकर 1996 तक। ठीक है, मतलब 22 से लेकर 96 तक रहा था। और ये कौन है, ये अमेरिका के थे, अमेरिकन फिलोसोफर हैं ये। ठीक है, अमेरिकन फिलोसोफर हैं ये, और ये इंट्रोड्यूस करते हैं, पता है, ये जो पैराडिज्म शिफ्ट है ना, आपके पेपर में पता है क्वेश्चन कैसा आएगा कि टर्म को कॉइन किसने किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया था।
तो इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले इंसान कौन है? थॉमस कुन। थॉमस कुन ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और इसके अलावा आप लोगों को जो याद रखना है, तो वो याद रखना है आपको, एक्सटर्नलिज्म से भी रिलेटेड है ये। किससे रिलेटेड है? एक्सटर्नलिज्म से, ठीक है। एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, है ना, उससे भी रिलेटेड है ये, तो ये ध्यान रखना। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, किससे? हमारे इन थिंकर से, ठीक है। एक इनकी डिबेट भी है, पता है, एक इनकी डिबेट भी है, मैं उसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इनकी डिबेट का नाम पता है क्या है? पॉलनाई और कुन डिबेट। ये इनके बीच में, दोनों के बीच में डिबेट थी, ठीक है। तो ये जो डिबेट थी बेसिकली, तो ये किसके? माइकल पॉलनाई और कुन के बीच में डिबेट थी ये, ठीक है। तो ये किस पर थी? ये साइंस पर थी। साइंस इज अ रिलेटिवाइज्ड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये इसमें ये डिबेट है, इसके अंदर एपिस्टेमोलॉजी पर बात की गई थी, तो ये ध्यान रखना। चलो, इनके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स केम फर्स्ट इन सोशल साइंस रिसर्च। तो सोशल साइंस रिसर्च के अंदर जो पहला स्टेप जो था, ठीक है, तो पहला स्टेप आया था, तो वो कौन सा था? तो सामाजिक विज्ञान शोध में कौन सा पहला स्टेप है? तो साहित्य का सर्वेक्षण है, क्षेत्र सर्वेक्षण है, तकनीक की पहचान है, या समस्या की पहचान है। अब मान लो, देखो, अगर आप सच बताओ, देखो, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, जब हम रिसर्च करते हैं, काफ़ी बच्चे कहते हैं मैम आप पेपर 1 पढ़ाना स्टार्ट करिए, ठीक है। मैं मतलब करूंगी आप लोगों को, कोशिश नहीं पूरी, भाई टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो रिसर्च जो प्रोसेस के ना स्टेप्स होते हैं ना, वो आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, वो देखो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं आप लोगों के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है वो होता है कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। क्या करना? आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा अगर आप देखोगे तो रिव्यू लिटरेचर आ जाता है। क्या आ जाता है? रिव्यू लिटरेचर, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। फिर क्या करते हैं हम लोग? तीसरे नंबर पे क्या करेंगे बताओ? तीसरे नंबर पे क्या करेंगे? हम यहाँ पर हाइपोथेसिस मेक करेंगे, है ना, इससे आप लोगों का हाइपोथेसिस से रिलेटेड हो जाता है, इसमें हम हाइपोथेसिस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? चूज करेंगे, है ना। फिर हमें क्या करना होता है? चूज करना होता है स्टडी डिजाइन को। स्टडी डिजाइन को हम फिर चूज करते हैं। 5वें नंबर पे क्या आता है? फिर हम सैंपल डिजाइन करते हैं। 5वें नंबर पे हम क्या करते हैं? सैंपल डिजाइन करते हैं। 6ठे नंबर पे अगर आप देखोगे, 6ठे नंबर पे हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डाटा को। डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, बोलो, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, सही बात है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे डाटा को, है ना। हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे डाटा को। अब डाटा को हमने एनालाइज कर लिया, फिर क्या करेंगे? हम रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगी। मैं राइटिंग रिपोर्ट लिख रही हूँ, आप रिपोर्ट राइटिंग लिख लेना, ठीक है। तो हम रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे। उसके बाद ये हो गए हमारे, तो टोटल कितने हो गए? 8 स्टेप्स हो गए, टोटल 8 स्टेप हो गए। अब बताओ कौन सा पहला स्टेप है? अब तो आपको खुद ही पता चल गया होगा, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, है ना। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सोशल साइंस रिसर्च में ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है। तो आप लोग सारे ये वाले स्टेप्स लिख लेना। और देखो मेरे हिंदी वाले बच्चों, अगर आप सोचते हो कि आपको पूरा हिंदी में ही करना है, तो देखो इंग्लिश में भी करते हुए चलो साथ साथ। देखो जब कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा सीखते हो ना, अब अगर मान लो इंग्लिश में चीज़ें सीखोगे, तो ये कभी ना आप लोगों के लिए बर्बाद नहीं जाएंगी, कभी कोई खराब नहीं जाएंगी। आप सोचते हो ना कि हाँ भाई ये चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी, नहीं, कभी वेस्ट नहीं होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा टाइप नहीं है क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इन रिसर्च का, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इन रिसर्च। तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, है ना, तो इसको हिंदी में भी देख लो एक बार। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखो कौन कौन सी आती हैं जो टाइप्स होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड रिसर्च के।
तो क्वांटिटेटिव में रिसर्च में पता है कौन कौन सी आती है? डिस्क्रिप्टिव आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आती है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पे को रिलेशनल आ जाएगी, है ना? क्या आ जाएगी? को रिलेशनल, ये वाली आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आएगी आपकी कैजुअल कंपैरेटिव, क्या आएगी? कैजुअल कंपैरेटिव आ जाएगी, है ना? कैजुअल कंपैरेटिव आती है। फिर चौथे नंबर पे आपकी कौन सी आएगी? कासी एक्सपेरिमेंटल आएगी, कासी एक्सपेरिमेंटल। फिर कौन सी आएगी? फिर आप लोगों की कासी एक्सपेरिमेंटल के बाद जो आती है वो आती है एक लास्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कौन सी आती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना? तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के ये 5 टाइप्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। कौन कौन से? डिस्क्रिप्टिव होती है, कोरिलेशनल होती है, ठीक है, कैजुअल कंपैरेटिव होती है, कासी एक्सपेरिमेंटल होती है और एक्सपेरिमेंटल होती है। तो ये एक तरह से आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या हो गए? टाइप्स हो गए। उसके बाद अगर हम देखें इसका क्या आंसर होगा भाई? आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, कौन सा टाइप नहीं है क्वांटिटेटिव मेथड इन रिसर्च? तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेथड, है ना, रिसर्च में मेथड का पूछा हुआ है कि सर्वे हो गया। मैंने आपको सिर्फ टाइप्स बताए हैं रिसर्च के। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन कौन से टाइप आते हैं यहाँ पर मैंने मेथड नहीं बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सर्वे होगा, क्वेश्चनार होगा, पार्टिसिपेटरी होगा या ओपिनियन पोल्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ठीक है। क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेटरी रिसर्च, यानी भागीदारी शोध इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है आपका कि कौन सा पार्ट नहीं है रिसर्च डिजाइन का। अब आपको रिसर्च डिजाइन के पार्ट पता होने चाहिए सबसे पहले तो। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लो, है ना। रिसर्च डिजाइन के पार्ट आपको पता होने चाहिए। रिसर्च डिजाइन के पार्ट कौन कौन से हैं? है ना। तो रिसर्च डिजाइन साहित्य समीक्षा, परिकल्पना, आंकड़ों का विश्लेषण, है ना, और शोध प्रश्न। अब देखो जो आप लोगों के रिसर्च डिजाइन के जो पार्ट होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? देखो 3 मेन सेक्शंस आते हैं इसमें, 3 मेन सेक्शन आते हैं। किसमें किसमें आते हैं? आपके रिसर्च डिजाइन में। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है आप लोगों का डाटा कलेक्शन, है ना, मेजरमेंट करना, फिर उसको एनालाइज करना। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको मेजरमेंट करना, फिर उसका एनालाइज करना। तो यहाँ पर आप बताओ कौन सा नहीं है पार्ट? लिटरेचर रिव्यू पार्ट नहीं है, हाइपोथेसिस पार्ट नहीं है, एनालिसिस ऑफ डाटा पार्ट नहीं है, या फिर रिसर्च क्वेश्चन टाइप नहीं है? बताओ। इसका राइट आंसर जो होगा वो रिसर्च क्वेश्चन, इसका टाइप नहीं होगा, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन इज अ करेक्ट आंसर। तो इसमें कौन सा भाग नहीं है शोध रचना डिजाइन का? तो शोध प्रश्न, ये इसका पार्ट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथनोग्राफी इज यूज द रिसर्च मेथड टू स्टडी। एथनोग्राफी को यूज किया जाता है रिसर्च में किस चीज की स्टडी करने के लिए? किस चीज की स्टडी? रिलीजन की, इकोनॉमी की, या फिर स्टेट की, कल्चर की? किस चीज की स्टडी करने के लिए एथनोग्राफी को यूज किया जाता है? तो वो आप लोगों को बताना है। देखो, एथनोग्राफी में क्या होता है बेसिकली? एथनोग्राफी में जातियों का, है ना, और संस्कृतियों का, जो आपकी कास्ट होती हैं, कल्चर्स होते हैं, इनको स्टडी किया जाता है। किसको किया जाता है? इन्हीं को। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी एथनोग्राफी हो जाती है। क्या हो जाती है? एथनोग्राफी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ। एथनोग्राफी में किस चीज की स्टडी करेंगे? एथनोग्राफी में स्टडी की जाएगी आप लोगों के कल्चर की, है ना, कल्चर की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इसका आप लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो गया ना। तो ये ध्यान रखना सारे बच्चे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 और ये है कि पीयर रिव्यू जनरल मीन का मतलब क्या है? पीयर रिव्यू जनरल, इसका जनरल एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी से, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जनरल, एक जनरल इन विच आर्टिकल रिव्यू किया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा बिफोर पब्लिसिटी, एक जनरल जिसको गवर्नमेंट रन कर रही है पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। हिंदी देख लो इसकी,
एक पीयर रिव्यू पत्रिका का मतलब क्या होता है, एक सहकर्मी समीक्षा का मतलब, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा, देखो एक सहकर्मी समीक्षा का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हम हैं, हम साथ काम करते हैं, तो हम सहकर्मी हो गए। हम दोनों मिलकर अगर मान लो रिव्यू कर रहे हैं, हम किसी चीज को रिव्यू कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, इसको हम पीयर रिव्यू बोलेंगे। अगर मान लो हमारे में और लोग भी काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ मिलकर इसको रिव्यू करेंगे ना। तो यानी कि एक पत्रिका जो विश्वविद्यालय से संबंधित है, नहीं, सरकार द्वारा प्रायोजित पत्रिका नहीं, एक पत्रिका जिसमें लेखकों विशेषज्ञ समीक्षा करते हैं, बिल्कुल ये सब विशेषज्ञ तो हो गए, है ना, ये लोग कौन हो गए, ये विशेषज्ञ हो गए जो इसको रिव्यू कर रहे हैं, है ना, प्रकाशित करने से पहले। सही बात है ना, निजी क्षेत्र और भागीदारी की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली पत्रिका नहीं। तो आपको पता लग गया इसका राइट आंसर क्या होगा, एक ऐसा जर्नल जिसमें आर्टिकल जो है वो रिव्यू किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा बिफोर पब्लिसिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीए स्टाइल जो है रेफरेंस करता है, इसका क्या मतलब है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन फिजिस्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन पॉपुलेशन एसोसिएशन है। तो एपीए स्टाइल जो है रेफरेंस करता है बेसिकली आप लोगों का अमेरिकन फिजिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन फिजिस्ट एसोसिएशन इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब आप लोगों का होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है बच्चों इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्राइमरी सोर्स जो है इन रिसर्च, इसका क्या मतलब है। डाटा डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है रिसर्चर्स के द्वारा, डाटा लिया जा रहा है बुक से, डाटा लिया जा रहा है जनरल से, डाटा लिया जा रहा है ई सोर्सेज से। तो शोध में प्राथमिक स्रोत का क्या अर्थ होता है, शोधकर्ता द्वारा आंकड़े सीधे इकट्ठे होते हैं, किताबों से आंकड़े लिए जाते हैं, पत्रिकाओं से आंकड़े लिए जाते हैं, या फिर ई स्रोतों से आंकड़े लिए जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कौन कौन बच्चे सही करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मैं आपको उस स्कॉलरशिप के टेस्ट के बारे में बता देती हूँ जो मैं बताने वाली थी, है ना। चलो देखो, ये है वो स्कॉलरशिप टेस्ट। तो हमारे अनअकैडमी पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी जो है वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए है। तो ये 19 फरवरी एंड 26 फरवरी को होगा, 4 बजे पेपर 1 के लिए होगा। तो यहाँ पर किक स्टार्ट योर लर्निंग अमेजिंग रिवॉर्ड्स आप लोगों के लिए रखे गए हैं। ठीक है, जो ये टेस्ट जो ये जो है ना बेसिकली जो आपके टेस्ट हैं स्कॉलरशिप टेस्ट, इनको टॉप एजुकेटर्स ने क्रिएट किया है। तो ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस होगा इसमें, आपको स्कॉलरशिप और प्राइजेस भी आप जीत सकते हो, और इसको लाइव अटेम्प्ट करना होगा आपको। अगर आप लाइव अटेम्प्ट करते हो तभी आपको इसका मिल जाएगा। तो बेटा अगर आपको इसके लिए इनरोल करना है, देखो इसमें कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। देखो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ये वाला, ये देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ये वाला। ठीक है, तो इस मेरा जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ डालोगे ना आप लोग, तो जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ भी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। उसी के अंदर मैंने ना इसका लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ना एक कोड डालने के लिए आएगा। तो कोड आपको मीनाक्षी लाइव डालना है, मेरा नाम मीनाक्षी है तो आपको मीनाक्षी लाइव डालना है। ठीक है, कोड आप मीनाक्षी लाइव डालोगे तो आप इनरोल हो जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है सबको, तो ऐसे ही आपको इनरोल करना है। इसके बाद देखो एक और चीज, इसमें देखो क्या क्या अमेजिंग अवार्ड्स रखे गए हैं, तो वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन कौन से अमेजिंग अवार्ड्स आप जीत सकते हो। तो देखो जो भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देता है तो उन एस्पिरेंट्स को एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। तो टॉप रैंकर्स को लैपटॉप मिल दिए जाएंगे, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, टॉप रैंकर्स को मिलेगा लैपटॉप, तो आप लोग भी जीत सकते हो लैपटॉप। ठीक है, और रैंक 2 और 5 वाले को टैबलेट मिलेगा। ठीक है, 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। रैंक 6 एंड रैंक 15 वाले को गिफ्ट वाउचर मिलेगा 5,000 तक का, 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 16 to 50 आती है तो आपको 2500 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा और 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी रैंक 51 से 100 आती है तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो भाई काफी अच्छा है ये आप लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट आना चाहता है आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और जल्दी जाओ और इस वाले जो ये ना स्कॉलरशिप टेस्ट है ना इसके अंदर इनरोल कर लो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।